हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिकली कि कौन कौन एलिजिबल हो सकता है एक कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए, कौन सा पर्सन एलिजिबल हो सकता है। तो उस बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आपको ये साफ साफ बताया था कि कुछ ऐसी पॉइंट्स इसमें मेंशन्ड है हमारे कंपनी ऑडिट में जो ये कहते हैं कि कौन से पर्सन्स एलिजिबल नहीं होंगे। जिसमें जब शुरुआत हुई थी तो पहले के जो 2 सेशंस हमने कवर किए कंपनी ऑडिट के, उसमें हमने यही डिस्कशन किया था। उसके अलावा मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे और ये बताया था कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस कौन-कौन से अलाउड हैं और कौन-कौन से अलाउड नहीं होते हैं। जब मैंने आपसे बात की थी कि अगर किसी पर्सन का या किसी फर्म का, यानी कि किसी सीए फर्म का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी से, उसकी सब्सिडियरी से या होल्डिंग से या एसोसिएट से, इन सब के मीनिंग्स मैं बता चुकी हूँ एक लेमैन टर्म में, तो वो पर्सन एलिजिबल नहीं होगा उस कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए। भले ही उस कंपनी से उसके बिजनेस रिलेशन ना हो, उसकी होल्डिंग कंपनी से हो, एसोसिएट से हो, सब्सिडरी से हो, ठीक है। विचएवर द कैटेगरी, whichever may be the category, that does not matter. What matters is that particular person shall not be eligible to become an auditor of that particular company if he is having any kind of business relationship with that company, subsidiary or holding or associate. Now when we were talking about what does commercial purpose means, commercial transaction means, two sub points have been quoted here, have been mentioned here, which clearly specify that those commercial transactions which are in the nature of professional services, which is ethical for an auditor to provide, जो एक ऑडिटर या एक ऑडिट फर्म आराम से परमिशन के साथ प्रोवाइड कर सकता है, रेंडर कर सकता है, वो प्रोफेशनल सर्विसेज इसमें कवर्ड नहीं है, ठीक है, जो सीए एक्ट में डिफाइंड है। एंड अगर कोई ट्रांजैक्शन ऑडिटर के कंपनी के साथ हो रहे हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे, आर्म्स लेंथ प्राइस पे, यानी कि उस प्राइस पे जिस प्राइस पे नॉर्मल सभी कस्टमर्स के साथ ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो फिर वो कवर नहीं होंगे इसमें, वो अलाउड है। 2 एक्सेप्शंस हमने कवर किए थे। अच्छा, अगर मैं कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में बात कर रही हूँ, सीए एक्ट को कोट कर रही हूँ इसमें, तो इस पे बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे सीए एक्ट में कुछ सर्विसेज के ऊपर बात हुई भी है, फॉर एग्जांपल ब्रोकिंग की सर्विस हो गई, अंडरराइटिंग की सर्विस हो गई, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस हो गई, ठीक है, तो ये सर्विसेज एक सीए रेंडर नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए सीए जो है वो XYZ, दोबारा से मैं वही एग्जांपल ले रही हूँ, एमआरएफ लिमिटेड का ऑडिट कर रहा है सीए फर्म XYZ एंड एसोसिएट्स, और वो ऑडिटर तभी अपॉइंट हो सकते हैं फाइनली एक कंपनी के, जब उनका कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए वो अपने कंपनी का, जिस कंपनी का उन्हें ऑडिट के लिए अपॉइंटमेंट की बात चल रही है, उसी कंपनी का वो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, ब्रोकिंग सर्विसेज देते हैं उस कंपनी को, अंडरराइटिंग सर्विसेज देते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एज इन क्या हुआ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब जैसे उस कंपनी ने बहुत सारी अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा है, शेयर होल्डिंग है उस कंपनी की अलग अलग कंपनी में, तो उनका पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करना कि इस कंपनी में इतने शेयर हैं, इस कंपनी में इतने शेयर हैं, वो प्रोसेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक कंपनी है एमआरएफ लिमिटेड, ठीक है। अब इसका रिलायंस में भी शेयर है, मान लीजिए रिलायंस में इसने 15% की होल्डिंग ले रखी है, ठीक है। दूसरी होल्डिंग इनकी जो है वो मान लीजिए गेल में है,
एक HUL में है थोड़ी, ठीक है, और पेप्सिको में है ना। किसी में 10% की है, किसी में 12% की मान लो है, इसमें मान लीजिए 16% की है। तो ऐसे अलग अलग होल्डिंग है। तो इन सब का क्या करना होगा, पोर्टफोलियो मैनेज करना होगा, है ना। तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स आते हैं स्पेशली इस जॉब के लिए, जो कंपनीज के स्टॉक्स को मैनेज करते हैं, किसमें कितना इन्वेस्टमेंट है वो पूरी डिटेलिंग लिखते हैं, प्लस कंपनी को आगे किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा शेयर सेल करना चाहिए, शॉर्ट सेल करना चाहिए, शॉर्ट बाय करना चाहिए। ये सब चीज़ें आप SFM में बहुत डिटेल में पढ़ोगे CA फाइनल में, ठीक। तो अब अगर कोई CA पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस दे रहा है उस कंपनी को, तो वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है। ये एग्जाम्पल है बिजनेस रिलेशनशिप का। मान लीजिए एक ऑडिटर है, उसे एयर एशिया या मान लीजिए एयर इंडिया का ऑडिट अलॉट होने की बात हो रही है। अब उस ऑडिटर को ट्रैवल करना है, मान लीजिए दिल्ली से कोलकाता बाय फ्लाइट, एयर इंडिया की फ्लाइट से ट्रैवल करना है। तो जो रेट्स नॉर्मल कस्टमर्स के लिए कोट किए जाते हैं एयर इंडिया के थ्रू, वही रेट्स अगर उस CA के लिए कोट हो रहे हैं, तो वो CA ऑडिटर बन सकता है एयर इंडिया का, क्योंकि उसका जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है ना एयर इंडिया के साथ, वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे है, ठीक है। तो वो अलाउड है, तब वो ऑडिटर बन सकता है। मान लीजिए एयर फेयर्स जो हैं वो वन ट्रिप की, राउंड ट्रिप की नहीं, वन ट्रिप की जो फ्लाइट होगी दिल्ली से कोलकाता की, वो 1600 है। बट CA के लिए जो कोट हो रहा है, स्पेशली एयर इंडिया के जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमारा CA है और इनको 1000 रुपीज़ में ये फ़्लाइट की सर्विस अवेल कर सकते हैं, तो वो आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं है। अब क्योंकि वो आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं है, इसलिए वो ऑडिटर नहीं बन सकता है, वो ऑडिटर नहीं बन सकता है, ठीक। तो आर्म्स लेंथ प्राइस पे अगर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो अलाउड है, बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज ऑडिटर रेंडर कर रहा है CA एक्ट की गाइडलाइंस के अंदर, तो वो ऑडिटर बन सकता है उस कंपनी का। बट अगर वो कोई ऐसी सर्विस दे रहा है जो कि अलाउड नहीं है CA एक्ट के अंडर, या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा है जो आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है, तो फिर वो बिजनेस रिलेशनशिप में ऑडिटर नहीं बन पाएगा उस कंपनी का, या उसकी सब्सिडियरी का, या होल्डिंग का, एसोसिएट का, व्हाटएवर। फिर हमने इसके बाद ये सब चीज़ें बताई थी आपको, मैंने इस बारे में भी बताया था कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उसका रिलेटिव डायरेक्टर है कंपनी में या बड़ी पोस्ट पे है, KMP है, जो मेजर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस देखते हैं कंपनीज के, KMPs। तो अगर रिलेटिव हो गया वो, तब तो उस पर्सन की इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो जाएगी ना। अगर मैं अगर एज अ CA किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए अपॉइंट हो रही हूँ और मेरा खुद का सगा भाई ही उस कंपनी में KMP है, की मैनेजरियल पर्सनल है, तो मैं उस कंपनी का ऑडिट कैसे कर पाऊंगी, बिकॉज मेरी इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगी, मैं बायस डिसीजन दे सकती हूँ फिर। और अगर मैंने बायस डिसीजन दे दिया तो जिन लोगों का पैसा लगा है उस कंपनी में, वो उनका पैसा जो है रिस्क पे आ जाएगा, समझ रहे हैं। मेरी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करेगी, तो इसलिए मैं डिस्क्वालिफाइड की अभी बात नहीं हो रही है, इसीलिए मैं एलिजिबल नहीं होंगी उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए, क्योंकि उस कंपनी में मेरा भाई KMP है, ठीक। ये एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ सर्विसेज जैसे रेंडर होती हैं 144 सेक्शन, जो आगे अभी हम पढ़ेंगे, और पर्सन अगर मान लीजिए ऐसी सर्विसेज रेंडर कर रहा है कंपनी को, उसकी होल्डिंग या सब्सिडियरी को, तो वो पर्सन भी एलिजिबल नहीं होगा ऑडिटर बनने के लिए। उसके अलावा अगर कोई पर्सन को कोर्ट ने कन्विक्ट बताया है, प्रिजनर्स जैसे होते हैं ना, प्रिजनर्स,
तो वो किसी ऑफेंस के लिए, किसी गलती के लिए उसे गिल्टी माना गया है। उसने मान लीजिए कोई फ्रॉड किया, ठीक है, वो सीए था, फ्रॉड किया, उसने गिल्टी माना गया है, कोर्ट ने उसे कन्विक्ट का टाइटल दे दिया है। और दूसरी चीज़ ये कि उसके कन्विक्शन डेट से, जिस डेट से उसे कन्विक्ट एक अपराधी बोल दिया गया है, उस डेट से 10 साल का पीरियड अभी तक elapse नहीं हुआ है। 10 साल का पीरियड अभी तक ओवर नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए 10 साल का पीरियड ओवर हो गया है, तब तो वो कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन 10 साल का पीरियड नहीं हुआ है, तब फिर वो ऑडिटर नहीं बन सकता। इसके अलावा जो मेन ये वाला पॉइंट, जी पॉइंट है ना, जो मैंने डिस्कस किया था आप सबसे, ये काफ़ी इसके ऊपर थोड़े से डाउट्स भी क्रिएट हो रहे थे सब में। तो ये पॉइंट मैं दोबारा से डिस्कस करती हूँ, उसके बाद फिर हम अपना इसमें सेक्शन 144 भी है वो कवर करेंगे, ठीक। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये पॉइंट क्या बोलता है। अगर कोई पर्सन कहीं पे फुल टाइम जॉब कर रहा है, ठीक है, समझना, आप एक एक स्टेप वाइज समझो, एक एक वर्ड वाइज समझो, बिकॉज ये टॉपिक की मैं स्पेसिफिकली बात नहीं कर रही हूँ, लॉ हो चाहे ऑडिट हो। Sometimes you will feel like that whenever you are trying to read, you are not getting, or the things are not going into your mind. But if you read in a steady way, in a slow way, then definitely you will be able to understand. And once you will start reading twice, thrice, the things will start getting clear to you. अब ये पढ़ते हैं। A person who is in full time employment elsewhere का मतलब कोई person अगर किसी दूसरी जगह full time employed है, जॉब कर रहा है, या फिर कोई भी पर्सन या पार्टनर हो गया, फर्म का पार्टनर हो गया, होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर, इफ सच पर्सन और पार्टनर is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as an auditor of more than 20 companies, ठीक है, मोर देन 20 कंपनीज, 20 कंपनीज की एक लिमिट बनी हुई है। अगर कोई पर्सन दूसरी जगह जॉब कर रहा है, या फिर कोई पर्सन या किसी फर्म का पार्टनर, ठीक है, वो मान लीजिए उसका अपॉइंटमेंट डिसाइड हो रहा है किसी कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए, लेकिन जिस दिन पे अपॉइंटमेंट हो रहा है या रीअपॉइंटमेंट हो रहा है, उस दिन वो 20 कंपनी से ज़्यादा कंपनीज का ऑडिट होल्ड करता है। लेकिन उन कंपनीज में कौन कौन सी नहीं आएंगी, इसमें बात करते हैं। पहले इस पे बात करते हैं कि उन कंपनीज में कौन कौन सी नहीं आएंगी। देखिए यहाँ पे जो 20 कंपनीज की लिमिट दी हुई है, ठीक है, ये तो लिमिट अभी भी प्रेवलेंट है, चाहे आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस की बात की जाए या इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस की बात की जाए, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। 20 कंपनी से ज़्यादा कंपनीज का यानी कि ऑडिटर ऑडिट ना होल्ड करे अगर उसे एक नई कंपनी में अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट चाहिए। अब इसमें कौन कौन सी नहीं आती हैं, एक हो गई ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, एक एक करके समझेंगे हम। फिर आती है डोरमेंट, फिर हो गई स्मॉल एंड प्राइवेट। प्राइवेट तो पता ही है आपको, जिसमें पब्लिक में तो लिस्टिंग होती है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेट कंपनीज में पब्लिक का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अब इन सब में पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 100 करोड़ से कम हो, वो 100 CR से लेस हो। अब एक एक करके समझेंगे कि ये कंपनीज होती क्या है, ठीक। पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले अब हम लोग ये समझते हैं कि वन पर्सन कंपनीज क्या होती हैं। वन पर्सन कंपनीज मेनली वो होती हैं जिनमें एक ही शेयर होल्डर होता है। ये सुन के थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा आपको कि एक ही शेयर होल्डर कैसे,
इसका मतलब अगर देखा जाए तो 1% कंपनी तो सोल प्रोप्राइटरशिप जैसी हुई नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन होता है जो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, बिजनेस का ओनर होता है। बट 1% कंपनी में एक ही शेयर होल्डर उसका मेंबर होता है। जैसे बिजनेस बहुत जब अर्ली स्टेज पे होता है उसमें एक ही फाउंडर या एक ही प्रमोटर होता है, तो 1% कंपनी सबसे बेस्ट टाइप होता है उन पर्सन्स के लिए उस तरह से बिजनेस शुरू करने का, एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिनका बिजनेस अर्ली स्टेजेस में होता है, क्योंकि 1% कंपनीज के एडवांटेजेस होते हैं। अब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी तो हो नहीं सकती है ना। 1% कंपनी है, अब क्योंकि उसमें नाम कंपनी का जुड़ रहा है तो उसमें ऑब्वियसली सेपरेट लीगल एंटिटी मिलती है, यानी कि सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है उसका उसके शेयर होल्डर से, उसकी लाइबिलिटीज अलग, उसके असेट्स अलग उसके शेयर होल्डर से। प्रमोटर पर्सनली लाइबल नहीं होता है डेट्स रीपे करने के लिए जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। ठीक, तो इसमें एक ही मेंबर होता है एंड डायरेक्टर एक हो सकता है। ठीक है, मिनिमम एक डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स की लिमिट होती है। वो तो आगे जब आप पढ़ेंगे ना कंपनी लॉ सीए फाइनल में तो हर एक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, 1% कौन होती है, डोरमेंट कौन होती है, स्मॉल कंपनी कौन होती है। बट अभी इस टाइम पे क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर करूँगी कि जिससे फिर हमारा टॉपिक ऑफ द ट्रैक हो जाए। तो 1% कंपनी मेनली यही होती है, एक मेंबर एक डायरेक्टर से शुरू हो जाती है, अर्ली स्टेज पे बिजनेस होता है और ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अब इसमें जो है परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है क्योंकि एक ही मेंबर होता है, उसकी अगर डेथ हुई तो नॉमिनी जो है वो मेंबर बन जाएगा क्योंकि इसमें नॉमिनी रहता है। 1% कंपनीज जो होती है ओपीसीज बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में इसमें नॉमिनी मेंशन करना ज़रूरी होता है बिकॉज एक ही मेंबर है ना। अगर वो मेंबर की मान लीजिए डेथ हो जाती है तो कंपनी तो बंद हो जाएगी, फिर तो कंपनी तो बंद हो नहीं सकती क्योंकि उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसलिए नॉमिनी का होना ज़रूरी होता है, नॉमिनी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। दूसरी बात रही बात डोरमेंट कंपनी की एंड स्मॉल कंपनी की। ठीक है, तो डोरमेंट कंपनी मेनली इनएक्टिव होती है, इनऑपरेटिव सी होती है, बिजनेस शुरू करने की सोची, ठीक है, बट अभी तक बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट नहीं हो पाई। कंपनी स्टार्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, ठीक है, बट कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं हुए। कंपनी बना तो दी बट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं हुए। दूसरी चीज कंपनी ने अपने एनुअल रिटर्न्स भी 2 साल तक लगातार फाइल नहीं किए। अगर कंपनी अपने एनुअल रिटर्न्स 2 साल तक लगातार फाइल नहीं कर रही है ना, उसके कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस भी नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो डोरमेंट कंपनी की लिस्ट में आ जाती है। तो ये कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 20 कंपनीज वाली लिमिट में नहीं होती हैं। एक मैंने आपको ओपीसी बताया, डोरमेंट बताया। स्मॉल कंपनी पे आते हैं। स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी का तो आप लोग सबको आइडिया है ही कि प्राइवेट कंपनी जिसमें कोई भी लिस्टिंग नहीं होती है स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की एंड पब्लिक का पैसा नहीं होता है। स्मॉल कंपनी बेसिकली वो होती है जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख रुपीस से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, या फिर कोई भी हायर अमाउंट जो भी प्रिस्क्राइब किया जाए बट वो 10 करोड़ रुपीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 करोड़ रुपीस जो है वो एक मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन अभी के लिए जो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है पेड अप शेयर कैपिटल की वो 50 लाख रुपीस है। एंड इसमें जो टर्नओवर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से इमीडिएटली पिछले साल का, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, ना कि असेसमेंट ईयर का, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें भी मैक्सिमम लिमिट 100 करोड़ की है, बट अभी फ़िलहाल के लिए जो लिमिट चल रही है वो जैसे एक कैप दे देते हैं ना, कैप दे दिया है 100 करोड़ रुपीस का, बट जो लिमिट है इस समय प्रिस्क्राइब्ड वो 2 करोड़ रुपीस की है।
पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टर्नओवर जो है पीएल के हिसाब से इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ मीनिंग्स हैं स्मॉल कंपनी के। एंड स्मॉल कंपनी इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, ठीक। एंड ये जितनी भी लिमिट्स हैं ये ना तो होल्डिंग कंपनी पे एप्लीकेबल है, ना सब्सिडियरी पे, ना सेक्शन 8 कंपनीज पे। सेक्शन 8 बेसिकली वो कंपनीज जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स, मतलब जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करती हैं, वो हो गई। एंड उसके अलावा जो है बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो स्मॉल कंपनी की एक अलग कैटेगरी है। जो आप बेसिक चीज़ उसमें ये समझिए कि स्मॉल कंपनी में टर्नओवर की लिमिट एज पर पीएल 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की। एंड पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों में एंड की कंडीशन है, और की कंडीशन नहीं है। इसके अलावा मुझे आपको ये बताना है कि पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है। अच्छा, अकाउंट्स में जिन जिन ने नहीं भी पढ़ा है बट सीपीटी में, सी फाउंडेशन में सब पढ़ के आते हैं, भले ही 11th-12th में कॉमर्स ना ली हो। हमने सबने ये पढ़ा है ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल इज द कैपिटल विद विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कि एक मैक्सिमम लिमिट सेट होती है। उसमें फिर एक सब कैटेगरी आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। जितने एप्लीकेशंस कंपनी रिसीव करती है, जब वो इनविटेशन देती है ना लोगों को कि मेरे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो, तो उसमें से जितने कैपिटल के एप्लीकेशंस मान लीजिए इंटरेस्टेड लोग भेजते हैं, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, ठीक। पब्लिक से जो एप्लीकेशन रिसीव करती है। इशूड कैपिटल, जितना कैपिटल सब्सक्राइब्ड में से कंपनी सब्सक्राइबर्स को इशू करती है, लोगों ने अपने एप्लीकेशंस भेजे और कंपनी ने शेयर्स इशू करना शुरू कर दिया, दैट इज इशूड कैपिटल। किनको? शेयर होल्डर्स को। पेड अप कैपिटल क्या हुआ? और एक होता है कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी शेयर होल्डर्स से शेयर्स के बदले पैसा तो मांगेगी ना, कंसिडरेशन का फॉर्म तो मांगेगी। भाई कंपनी ने 100 शेयर दिए शेयर होल्डर को, अब 100 शेयर के हिसाब से जो प्राइस बन रहा है वो 25,000 रुपये बन रहा है, तो 25,000 रुपये तो शेयर होल्डर को देने पड़ेंगे। पेड अप कैपिटल क्या हुआ? जिस कैपिटल के अगेंस्ट में कंपनी ने शेयर होल्डर से पेमेंट रिसीव करी है, दैट इज पेड अप कैपिटल। यानी कि शेयर्स के अगेंस्ट में जिन जिन शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया है, दैट इज पेड अप कैपिटल। वो सारा कैपिटल फॉर्म होगा एक्यूमुलेट करते हुए पेड अप कैपिटल, ठीक। तो पेड अप कैपिटल की जो लिमिट इसमें दी है वो 100 करोड़ की दी है कि वो 100 करोड़ से कम होना चाहिए। यानी कि जो 20 कंपनीज की लिमिट है ना कि एक ऑडिटर को 20 कंपनी से ज़्यादा होल्ड नहीं करनी है, अगर वो करेगा तो उसे दूसरी जो नई कंपनी के अपॉइंटमेंट के लिए उसे एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो वो 20 कंपनीज की लिस्ट में ओपीसी, डोरमेंट, स्मॉल एंड प्राइवेट ये तो एक्सक्लूडेड है, मतलब ये हुए ना हुए फर्क नहीं पड़ता है। 20 कंपनीज की लिस्ट में ये नहीं आएंगी, एक्सक्लूडेड है, ठीक। एंड इनमें एक चीज़ और है कि पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो इनका 100 करोड़ से लेस हो। जैसे अगर स्मॉल कंपनी की बात करें, मैंने आपको पेड अप कैपिटल की लिमिट बता दी। कोई प्राइवेट कंपनी है उसमें पेड अप कैपिटल 150 करोड़ है ना, तो फिर वो 20 कंपनीज की लिस्ट में आ जाएगी। बट अगर प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल ही 50 करोड़ है तो हम उसे एक्सक्लूड कर देंगे। अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। मान लीजिए एक ऑडिटर है, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे भी देती हूँ यहाँ पे। एक ऑडिटर है, उसे ऑडिट उसके पास अभी जो वो करेंटली होल्ड कर रहा है वो 24 कंपनीज का है ना, 24 कंपनीज का है। अब इसमें से समझना 20 कंपनीज, सॉरी अगर 20 ना होल्ड करूँ मैं, 20 नहीं होल्ड करूँगी मैं, इसमें
20 नहीं लेंगे हम, एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। उन्नीस कंपनीज जो है वो पब्लिक हैं, ठीक। अब इसके अलावा 2 कंपनीज प्राइवेट हो गई। अब प्राइवेट तो आएंगी नहीं लिमिट में, 19 2 21 हो गई, ठीक है। अभी और कितनी बची हैं? 3 कंपनीज और बची हैं, ठीक। एक हो गई ओपीसी, ये भी लिमिट में नहीं आएगी। एक हो गई स्मॉल कंपनी। अब इसके अलावा एक प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 250 करोड़ है। समझना बात को, 24 कंपनीज थी। अब ये वाली कंपनी हो गई, ये वाली कंपनी हो गई, ये वाली कंपनी हो गई, ये इंक्लूड नहीं होंगी लिमिट में। करेंटली जो लिमिट समझी जाएगी, अब इस ऑडिटर को किसी दूसरी कंपनी के ऑडिट के लिए अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, तो हम जो 20 कंपनीज की लिस्ट वो देखते हैं ना एलिजिबिलिटी, उसमें ये 3 तो एक्सक्लूड हो गए, ये 3 नहीं आएंगे। अब बची 19 पब्लिक कंपनीज, तो ये होल्ड कर ही रहा है, ये लिमिट में आएगा। एंड एक हो गई प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 250 करोड़ है, तो ये भी आएगी, क्योंकि लिमिट में जो कंडीशन मेंशन थी उसमें साफ लिखा था कि पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम होना चाहिए, तो इसका तो 250 करोड़ है। तो अब इन टोटलिटी देखा जाए, अगर हम इन 4 कंपनीज को हटा दें, 2 प्राइवेट, एक ओपीसी एंड एक स्मॉल, तो इसके पास 20 ऑडिट हैं ऑलरेडी। लिमिट ऑलरेडी लिमिट पे है ये 20, तो अब एक और ऑडिट यानी कि 21वां ऑडिट ये नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि 20 ऑडिट इसके पास ऑलरेडी हैं। 19 पब्लिक के हो गए एंड एक प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 250 करोड़ है, तो 21वां ऑडिट ये नहीं ले सकता है। अब इसके ऊपर और भी एग्जाम्पल्स अभी हम कवर करेंगे, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ऐसा, थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, बट स्टिल वील ट्राई आवर बेस्ट कि आपको समझ आए। सेक्शन 144 पढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, सेक्शन 144 में इससे पहले इन लोग ने एक टर्म डिस्क्राइब किया है सेक्शन 144 से पहले, इन केस ऑफ ऑडिटर बीइंग एन इंडिविजुअल, इन केस ऑफ ऑडिटर बीइंग अ फर्म। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ते हैं। In case of auditor being an individual, either himself or through his relative or any other person connected or associated with such individual or through any other entity whatsoever, in which such individual has significant influence or control or whose name or trademark or brand is used, shall be termed as rendering of services directly or indirectly by the auditor. यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो पॉइंट है ना अपना, a person who directly or indirectly renders any service referred to in section 144 to the company or its holding or its subsidiary shall not be eligible to become an auditor of that company. ठीक, ये पॉइंट था। इस पॉइंट में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली को एक्सप्लेन किया गया है कि इसका मतलब क्या है। तो ऑडिटर को अगर देखा जाए एज अ पर्सन, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी बताया है एंड एक फर्म के कॉन्टेक्स्ट में भी बताया है। अगर कोई पर्सन, अब इसमें मतलब समझाया है, कोई पर्सन या अपने रिलेटिव के थ्रू या किसी दूसरे कनेक्टेड पर्सन के थ्रू, या मान लो बहुत अच्छा फ्रेंड है उसके थ्रू, ठीक, उसे उसका कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है, या वो ब्रांड नेम यूज कर रहा है, ट्रेडमार्क यूज कर रहा है, ठीक, तो एक तरह से ये माना जाएगा कि वो सर्विसेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे रहा है। फर्म की बात करें तो फर्म के केस में जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, या फिर पेरेंट
सब्सिडरी या एसोसिएट एंटिटी के थ्रू वो सर्विसेज दे रहे हैं, पार्टनर्स का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है, ठीक, या फिर ट्रेडमार्क या ब्रांड कोई फर्म यूज कर रही है, या पार्टनर यूज कर रहे हैं, तो वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाली सर्विसेज में आएगा। किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी पर्सन सर्विस रेंडर कर रहा है कंपनी, होल्डिंग या सब्सिडियरी को, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली की अगर बात की जाए इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में या फर्म के कॉन्टेक्स्ट में, तो ऐसे सर्विस रेंडर करना कि उस इंडिविजुअल का, उस सीए का अच्छा खासा कंट्रोल हो, ठीक, या फिर वो ट्रेडमार्क या ब्रांड यूज कर रहा है, मतलब कंट्रोल तो हुई, या फिर वो नेम या ट्रेडमार्क यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सर्विसेज दोनों में टर्म होगा, चाहे अगर हम इंडिविजुअल की बात करें या फर्म में पार्टनर्स की बात करें। तो अगर पार्टनर्स का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है, या फिर वो नेम या ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं, फर्म यूज कर रही है, या पार्टनर्स यूज कर रहे हैं फर्म का सर्विसेज रेंडर करने के लिए। अब ऐसी कौन सी सर्विसेज की इतनी देर से बात हो रही है जो जिसके ऊपर इतना ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है कि इसकी वजह से ऑडिटर एलिजिबल, वो पर्सन एलिजिबल नहीं होगा ऑडिटर बनने के लिए? ये है वो सर्विसेज। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, design implementation of financial information system, actuarial, investment advisory, investment banking, outsourced financial management services, any other service as may be prescribed। ये है वो सर्विसेज। अगर ये सर्विसेज कोई भी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेंडर कर रहा है, खुद अपने रिलेटिव के थ्रू या किसी एसोसिएटेड पर्सन के थ्रू उस कंपनी को, तो वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। एक्चुरियल सर्विसेज ये होती हैं जो रिस्क कैलकुलेशन वाली सर्विसेज होती हैं। प्रीमियम्स, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज नहीं होती हैं, उनका कितना प्रीमियम कैलकुलेट होता है, कितना रिस्क निकल के आता है, क्या रेट होना चाहिए, तो वो एक्चुरियल में आता है। तो किसी भी तरह की, मान लीजिए एक पर्सन है, वो एक कंपनी का इंटरनल ऑडिट भी कर रहा है, तो वो उस कंपनी के ऑडिट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सेक्शन 144 की सर्विस दे रहा है। उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस है कंपनी पे, कंट्रोल है, जिसकी बात मैंने अभी करी इन दोनों पैराग्राफ्स में। या अकाउंटिंग, बुक कीपिंग ही कर रहा है, तो वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस है उस फर्म, मान लीजिए कोई फर्म ही कर रही है, तो उस फर्म का इन्फ्लुएंस है उस कंपनी पे, तभी वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती है। उनका फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाली सर्विसेज दे रहे हैं, सीएमए बना रहे हैं। सीएमए डेटा नहीं होता है, जैसे कंपनी को लोन चाहिए तो बैंक्स हमेशा मांगती हैं सीएमए रिपोर्ट, प्रोजेक्शंस करके दो, तो वो सीए ही करके देता है कि आज से 5 साल में आपके रेशियोज क्या होंगे, आपके प्रॉफिट्स क्या होंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना रहेगा, डेट इक्विटी रेशियो कितना रहेगा, ये सब जानने के लिए। किसी भी तरह की फाइनेंशियल सर्विस दे रही है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग जितनी भी सर्विसेज दे रही है अगर सीए फर्म या खुद सीए, तो वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है। पोर्टफोलियो, जैसे मैंने बताया ना, पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है, कंपनी को ब्रोकिंग की सर्विस दे रही है, ठीक, अलग अलग स्टेक है कंपनी का दूसरी दूसरी जगहों पे, तो उनका पोर्टफोलियो सारा मैनेज करके रखना, ठीक, और किस शेयर में इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, वो सब बताना। तो अगर ये सर्विसेज ऑलरेडी वो दे रहा है, तो फिर वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है, क्योंकि एक तरह से माना जाएगा कि वो उस कंपनी पे कंट्रोल है उसका, या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जो टर्म यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक।
समझ आया? इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, केस स्टडी दी है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, पहला एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, CA पोर्शन इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। एक कंपनी को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विसेज दे रहा है। देखिए, जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना केस स्टडी वाले, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि उसमें पहले आप सेक्शन कोट करोगे, बताओगे कि क्या वो कोई भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पर्सन डिस्क्वालिफाइड कब होता है, उस केस स्टडी के रिलेशन में ही बात करनी है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विसेज दे रहा है तो सेक्शन 144 का रेफरेंस देते हुए आपको पहले एक्सप्लेन करना है कि कोई भी पर्सन अगर रेंडर कर रहा है ऐसी कोई सर्विस सेक्शन 144 के हिसाब से कंपनी को या होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी को, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा उस कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए, क्योंकि सेक्शन 144 कुछ ऐसी सर्विसेज प्रिस्क्राइब करता है जो कि ऑडिटर रेंडर नहीं कर सकता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूड होती है। जब आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे उसके बाद आप आंसर दोगे उस क्वेश्चन के रेफरेंस में कि इन दिस पर्टिकुलर above mentioned case, CA portion is advised not to accept the assignment of auditing as investment banking service is already included in the list of services under section 144 and because of which he would be disqualified to be appointed as an auditor of the company. ये मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट अब इसमें लिखा है। फोर्थ पॉइंट अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी हम लोग सब पॉइंट्स पढ़ रहे थे, आए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जैसे पढ़ रहे थे। फोर्थ पॉइंट कहाँ से शुरू होता है, अभी हम लोग ने ये फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ा था जब हम लोग एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे कि पर्सन सीए होना चाहिए, फर्म हो एलएलपी हो तो पार्टनर सीए ही साइन और एक्ट कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट में हम एलिजिबिलिटी देख रहे थे कि कौन सा पर्सन एलिजिबल है ऑडिटर बनने के लिए या नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट की बात आती है। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है अगर कोई भी पर्सन ऑडिटर बन जाता है कंपनी का और फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है ऑडिटर बनने के बाद, यानी कि अपॉइंटमेंट होने के बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो उसे अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, वेकेट करना पड़ेगा, और इस वेकेशन को हम कैजुअल वैकेंसी मानेंगे। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। कोई भी ऑडिटर अपॉइंट हो गया उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए, बट फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गया, जितनी भी 3 कंडीशंस अभी तक मेंशन्ड की हैं उसकी बात नहीं हो रही है, सबसेक्शन 3 की बात हो रही है। सबसेक्शन 3 क्या था? सबसेक्शन 3 वो था जिसके ये इतने सारे पॉइंट्स थे, आए तक पॉइंट्स थे। ये है सबसेक्शन 3 आपका, सबसेक्शन 3 ये है सबसेक्शन 3। इसके जो सब पॉइंट्स मेंशन्ड है ना, ABCDEFGHI, तो इनमें से अगर वो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन को एड्रेस कर रहा है, मीट आउट कर रहा है, तो उसे ऑफिस छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट हो गया है। और क्योंकि अब उसे अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा तो इसे हम कैजुअल वैकेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर। अब इसी पे एक केस स्टडी दी हुई है, केस स्टडी डिस्कस करते हैं क्योंकि इसके बाद हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक। केस स्टडी क्या बोलती है कि एक पर्सन था, सीए अपॉइंट हुआ, लक्ष्मण लिमिटेड कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हुआ कंपनी की जनरल मीटिंग में जो कि सितंबर में हुई थी, और उसने वो एक्सेप्टेंस ले लिया, असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लिया। सितंबर 2016 में मीटिंग हुई, जनवरी 17 में उसने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। किसको ज्वाइन कर लिया? अनदर सीए को। जनवरी 17 में उसने ज्वाइन कर लिया अनदर सीए को जो कि मैनेजर फाइनेंस है उसी कंपनी का। अब देखो यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन आ रही है भाई, एक ए यहाँ पे सीए है,
ठीक है। और ये लक्ष्मण लिमिटेड के ऑडिटर हैं। अब यही सीए इन्होंने सितंबर 16 में यहाँ ज्वाइनिंग की, जनवरी 17 अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, इन्होंने दूसरी जगह भी ज्वाइंड कर लिया, ज्वाइंड विद CAB। ये कौन है? मैनेजर क्या है? मैनेजर है ये किसके? लक्ष्मण कंपनी के। मतलब जो कंपनी का एम्प्लॉय है उसी के यहाँ उसने ज्वाइन कर लिया। तो अब देखो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन आ गई। तो सबसे पहले क्या लिखा है? एनी पर्सन हु इज अ पार्टनर और एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी will be disqualified to act as an auditor of a company. Section 143 section 141 subsection 3 एंड उसका भी सबसेक्शन जो जैसे बात होती है पॉइंट सी की बात हो रही है। पॉइंट सी आपको याद होगा अभी तक जो हम लोग ने डिस्कशन किया है उसमें क्या मेंशन था कि कोई भी पर्सन अगर पार्टनर बनता है या किसी कंपनी के एम्प्लॉय या ऑफिसर के अंडर जॉब करता है तो वो उस कंपनी के ऑडिट को एक्सेप्ट भले ही कर ले बट वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। उसके बाद हमें सेक्शन 141 का सबसेक्शन 4 बताना है, जो अभी मैंने बात की ना कैजुअल वैकेंसी की, कि अगर कोई ऑडिटर अपॉइंटमेंट के बाद डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो उसे अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। तो उस बारे में बात करी है यहाँ पे। तो इस केस में मिस्टर ए जो लक्ष्मण लिमिटेड के ऑडिटर हैं, क्योंकि वो पार्टनर बन गए मिस्टर बी के साथ जो कि कंपनी के मैनेजर फाइनेंस हैं, तो अब इसमें डिस्क्वालिफिकेशन तो अट्रैक्ट हुई है, प्लस मिस्टर ए को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, वेकेट करना पड़ेगा सेक्शन 141 सब सेक्शन 4 के हिसाब से। ठीक, इतनी बात क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर लिख के ज़रूर भेजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आज हम क्लास इतनी ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख के भेजिएगा। ठीक है, थैंक यू।